आदाब दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मगरबी बंगाल में 4 मरहले की वोटिंग के इख्तिताम के बाद 5वें मरहले के तहत सियासी लीडरान जोर आजमाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोटिंग 17 अप्रैल को होगी और यही वजह है कि तमाम सियासी लीडर अवाम को अपनी जानिब रागिब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बाज औकात ये कोशिश इश्ताल अंगेज तकरीर और मुतनाज़ा तबसरे में तब्दील होती हुई दिखाई दी, जिसका इलेक्शन कमीशन ने लोट लेते हुए मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर 24 घंटे की पाबंदी आयद कर दी। साथ ही बीजेपी लीडर राहुल सिन्हा पर 48 घंटे का बैन लगाया। तो दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के बीजेपी के सदर दिलीप घोष को भी नोटिस जारी किया गया। इस पाबंदी के आयद होने के बाद सख्त तनकीद करते हुए वजीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर गैर जमहूरी और गैर आईनी और बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 4 घंटे का धरना भी दिया। साथ ही कल कूच बिहार जाकर जख्मियों से मुलाकात करने की बात कही। मुतनाज़ा बयान देने वाले लीडरान पर ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा इलेक्शन कमीशन का चाबुक चला हो, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है किसी रियासत के वजीर आला के खिलाफ ऐसा एक्शन कम ही देखने को मिला है। आज इसी मौजू पर जानेंगे कई सवालों के जवाब अपने दो खास मेहमानों से। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। शुभेंदु शेखर साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान होंगे अब से कुछ ही देर बाद जो कि टीएमसी से उनका ताल्लुक है, खालिद इबादुल्ला साहब जो कि तर्जुमान है तृणमूल कांग्रेस के। शुभेंदु साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बार बार इलेक्शन की जब से शुरुआत हुई है हमने देखा मगरबी बंगाल में बार बार इल्जामात भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लग रहे हैं बल्कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं उनसे छेड़छाड़ का इल्जाम बीजेपी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए इंडिपेंडेंट इदारों से करवा रही है। ये संगीन इल्जामात हैं, ऐसे इल्जामात लगने नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो शक में हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोशिशें कर रही होगी जिसके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ऐसे बैन लगाए जा रहे हैं लीडरान पर, वो भी सीएम पर। देखो सना, ये तो बहुत गलत है ऐसा कहना, क्योंकि मां माटी और मानुष के नाम पर जो पार्टी चुनाव में आई थी और जीत के आई थी बंगाल में, वो अब केवल और केवल मोदी 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 कह रही है या फिर वो क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन। मेरा ये कहना है कि ये ममता जी का एक फ्रस्ट्रेशन है। अब उन्होंने एक जो बात कही वो सबको मालूम है। भारत में कोई कैसे कह सकता है ऐसी बात कि आप सब लोग एक विशेष धर्म के लोग मिल जाओ और हमारे पक्ष में वोट दो और मोदी जी को हराओ, ऐसी स्टेटमेंट देंगे। तो क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन यही बंगाल में नहीं भारत के किसी भी कोने में होता तो वो यही एक्शन लेता? 24 घंटे तो बहुत कम दिए हैं, इनके ऊपर 72 घंटे का होना चाहिए। चूंकि ये चीफ मिनिस्टर हैं और इनके ऊपर कोई बातें ना कही जाएं, इसलिए उन्होंने मिनिमम 24 घंटे का वो किया। और ये धरना नहीं है सना जी, ये धरना नहीं है, ये पूरा का पूरा ड्रामा है पब्लिक को दिखाने के लिए। और यही नहीं, मैं तो बहुत सारी चीजें मैं चुनाव को बहुत पास से देख रहा हूं, उनका फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा है। अब सुजाता मंडल जी ने क्या कहा, आपने अभी 2-4 दिन पहले देखा होगा, आज मोदी जी ने भी उस बात को कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो बेगर हैं, बाय नेचर बेगर है। ये कैसे कह सकता है? मैंने तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को यह बात भी कही कि इस बात पर भी ये लगाना चाहिए, कैसी बात बोल रहे हैं। फिर भी इलेक्शन कमीशन है, जो वो निर्णय लेगा उस पर चाहिए। और खाली ममता जी के ऊपर नहीं है, भाजपा के भी 2 नेताओं के ऊपर उन्होंने लगाया है, किसी को 48 घंटे का, किसी को 72 घंटे का। और ये पहली बार नहीं है, अनुराग ठाकुर जी को 72 घंटे का लगाया था 2019 के चुनाव में। तो ये इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो बिल्कुल निष्पक्ष। वही तो सवाल है कि इंडिपेंडेंट बॉडी पर किसी पार्टी के इशारे के पर काम करने का इल्जाम लग रहा है। सवाल ये क्योंकि देखिए आपने कुछ देर पहले जिक्र किया अनुराग ठाकुर, जाहिर सी बात है उन पर 2019 में लगा था, जो कि इश्ताल अंगेज तकरीर का इल्जाम उन पर था, उन पर भी बैन लगाया था ईसी ने। ईसी को इसी वक्त में याद किया जाता है कि क्या गलत और क्या सही है, और इसी वक्त में अगर ईसी पर ये इल्जामात लग रहे हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी कहीं ना कहीं अपने इशारे के तहत ये तमाम चीजें करवा रही है, तो ये तो संगीन और गंभीर इल्जामात है ना। सना जी, ये देखो हार का फ्रस्ट्रेशन है, किस पे निकलेगा? जनता पे निकल रहा है, जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट दिया। सुजाता मंडल जी साथ में रहती है उनके, वो इलेक्शन कमीशन पे दे रहे हैं। कल अभी वोटिंग हो जाने दीजिए, रिजल्ट आने के पहले ही वो ये कह देंगे कि ये वोटिंग मशीन खराब थी। आप देखो पूरा का पूरा अराजक माहौल बना दिया है।
आज वहां पे किशनगंज के अंदर एक एसएचओ की डेथ होती है, एक स्टेटमेंट नहीं आता, एक स्टेटमेंट नहीं देता। आप आज सोचिए देश में क्या हो रहा है। एक एसएचओ जो वहां पे आया है बाइक चोरों को पकड़ने के लिए, और उसके लिए मस्जिद से अजान होती है। मैं जानता हूं कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होता कहीं पे भी, पर हुआ है तो ममता जी को एक स्टेटमेंट तो देना चाहिए था। आज देखिए उसकी मां उसी दिन से सदमे पे आ गई, और आज दोनों लोगों की अर्थी एक साथ जलाई जा रही है। क्या ये ठीक है? इलेक्शन कमीशन अब भी नहीं लेगा तो किस सूडो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग? क्या चीज दिखाना चाहते हैं? ये देश एक है और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबका लेकिन साथ शुभेंदु और सबका अधिकारी विकास। साहब ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो अपना काम करता है, अगर बात पार्टियों की जाए तो पार्टियों के लीडरान की तरफ से आखिर उन्हें क्यों नहीं रोका जाता कि इस तरह की इश्ताल अंगेज तकरीरें आप ना दें? सीएम के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपके जो लीडर है राहुल सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी से जो ताल्लुक रखते हैं, उन पर 48 घंटे का बैन इसलिए लगाया गया है। आप बयान बेहतर तरीके से जानते होंगे कि उन्होंने क्या कहा है। 4 मरने वालों लोगों पर बयान दिया है, क्या ये बयान को आप सही ठहराएंगे? गलत है, बिल्कुल गलत है। उन पर भी एक्शन लिया गया है, उस पर भी एक्शन लिया गया है। और ना केवल इसी ने, हमारी पार्टी के लोगों ने भी उन पर एक्शन लेने के लिए बात करी है कि आप कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं ऐसा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों की पार्टी है, सभी वर्गों की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है। इसलिए सबके तरीके से काम कर रही है। पर आज जो ममता बनर्जी धरना दे रही है वो धरना नहीं, ड्रामा है, प्योर ड्रामा है। और उसके लिए वो कुछ भी फ्रस्ट्रेशन है उनका, जगह जगह उनको पता चल गया। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि फ्रस्ट्रेशन है। टीएमसी से हमारे दरमियान खालिद इबादुल्ला साहब मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। देरी आपको हुई खालिद इबादुल्ला साहब, हालांकि शो की शुरुआत आपसे ही मुझे करनी थी कि कोड ऑफ कंडक्ट की जो पासदारी नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन का चाबुक उस पर चलेगा। इस पर आप भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्यों घेरे में ले रहे हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि हर वो संस्था, इंडिपेंडेंट संस्था को ये लोग अपने पॉकेट में रख लेने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खा वो सीबीआई हो, ईडी हो, आरबीआई हो, इनकम टैक्स हो, अब ये इलेक्शन कमीशन को भी अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने, मैं भी अपनी राजनीति जीवन में 30 साल राजनीति जीवन में कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि इतना खराब अवस्था में इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रही है। मैं समझता हूं कि टोटली अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे नाच रही है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यशवंत सिन्हा जी 2 महीना पहले जब तृणमूल कांग्रेस में नहीं थे, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि आज का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं रहा। वो बहुत बड़े राजनीतिविद हैं और भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। वो इस तरह से बातें कर रहे थे तो मुझे समझ में आया, उनकी बातों पे मुझे ऐसा लगा कि उनकी सच्चाई अभी मुझे देखने को मिल रही है। मैं एक बार सोचा था कि यशवंत सिन्हा बीजेपी से छोड़ दिए हैं इसलिए शायद बता रहे, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि यशवंत सिन्हा जो कहा था वो आज सही निकल रहा है। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि भारत एक ऐसा राज्य, एक ऐसा आप इल्जाम टीएमसी लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन ये भी सही है कि जब भी कहीं कुछ होता है, जब आप उनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा ही नहीं तो आप शिकायत करने फिर क्यों जाते हैं? तो मैडम आप बताइएगा कि कहां जाएं तो कहां जाएं? आप तो भरोसा भी एक तरफ नहीं जता रहे हैं। अगर वो कोई फैसले ले रहे हैं तो कहां जाएं? जो आदमी अगर चोर के हाथ में या चोर के हाथ में चाबी दे दिया जाए तो क्या हो सकता है? फिर भी हम लोग, अच्छा जी, क्या है कि मैं क्वेश्चन पूछूं इनसे? कुछ शब्दों मैं को मैं सुना, आपके पास एक सेकंड, मैं कुछ शब्दों को सुना, वो शायद पता नहीं, मैं था नहीं, कनेक्शन गड़बड़ हुई थी। मैं सुन रहा था कि उनका आज ममता बनर्जी का जो धरना था वो बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग होंगे मुझे लगता है, वो कह रहे थे कि वो ड्रामा है। तो ममता बनर्जी अगर चलती भी है तो ड्रामा है, गाड़ी में जाती है तो ड्रामा है, राजनीति करती है तो ड्रामा है, पैर उनका तोड़ दिया जाता है तो ड्रामा है। और धरना देके आज अगर इलेक्शन कमीशन का जो निष्पक्षता को इन लोग जिस तरह से इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उसके खिलाफ अगर जाकर
बोलती है ये पूरे भारत के लिए बता रही है, सिर्फ बंगाल की ये नहीं। आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बिहार में व्यवहार किया है, आने वाले दिनों में यूपी में भी करेगी, ठीक, चाहे वो बिहार हो, यूपी तो टीएमसी ये हो, समझ रही है कि जिन जिन रियासतों में इलेक्शन होंगे जहां ऐसे सारे हालात हो रहे हैं, ये कोशिशें टीएमसी की तरफ से कि कम से कम डेमोक्रेटिक राइट से उसे बचाया जा सके। शुभेंदु शेखर साहब आपके पास आना चाहूंगी, आपका जवाब इस पर मैं चाहूंगी। साथ ही साथ सवाल ये कि यशवंत सिन्हा का जिक्र खालिद इबादुल्ला साहब ने किया, यहाँ पर एक और नाम मैं जोड़ देती हूँ, पार्टी जो कि आपकी साथी रही है काफी सालों तक, शिवसेना भी यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर इलेक्शन कमीशन ऐसे कदम उठा रही है। तो आपके तो जो साथी रह चुके हैं वही कह रहे हैं, इसका मतलब साथी तो बेहतर जानते हैं ना आपको। देखिए सना जी, ये तो राजनीति है, लोकतंत्र है, कोई इधर रहेगा कोई जाएगा। जसवंत सिन्हा जी को जब कहीं जमीन नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी में उनकी एज के कारण, आयु के कारण हैं, उनको कोई स्थान नहीं मिला, तो वो आज उल्टा बोल रहे थे और शुरुआत से उल्टा बोल रहे थे। आज नई बात नहीं है और आज टीएमसी में जाके बैठ गए हैं। मैं उनके विषय पे नहीं बोलूंगा, मेरे बड़े आदरणीय हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोगों में से रहे हैं, इसलिए मेरे ऐसे छोटे कार्यकर्ता को उनके विरोध में मेरे विषय में अभी मैं जब बोलूं उसके बाद जवाब आप बोलिएगा। मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी है और आपको भी थोड़ी सी बात हमारी ध्यान से। आपने कहा कि इन कैसे आदरणीय निकाले गए, ये शब्दों का आप व्यवहार करें। मैं बिल्कुल जब भी पार्टी में कहीं छोटा हो या बड़े लोग हो, निकाले नहीं गए, उन्होंने छोड़ा था और ये कह के छोड़ा था कि हमको कोई स्थान नहीं दिया गया। अब आयु के हिसाब से देखिए, मैं अपने को एक छोटा कार्यकर्ता मानता हूं और इस विषय पे, इस चैनल पे अश्वथ जी को मैं को बिल्कुल इन्वॉल्व करने के मूड में नहीं हूं। मैं आपसे खाली 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हो। पहले आप ये बताओ कि ममता जी ने ये बात कही कि नहीं कही चैनल के, उन्होंने अपने वक्तव्यों में कि विशेष धर्म के लोग इकट्ठा होकर बीजेपी के विरोध में वोट दो, ये कही कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, हाँ में या ना में जवाब दीजिएगा, कही या नहीं कही? हाँ में ना में जवाब दीजिए। प्रश्न भी करते हैं, खाली हाँ या ना में जवाब दीजिए। प्रश्न भी करते हैं, जवाब है या ना है? आपको लगता है क्या कि आपके जवाब का, मैं आपके सवाल का जवाब आप पूछेंगे तो हम दे सकते हैं? आप क्या जज है? नहीं, आप देना नहीं चाहते हो, आप देना नहीं चाहते हो, इसलिए नहीं, मैं डिबेट करने बैठा हूं, तब भी फंसोगे और ना दोगे तो भी डिबेट करने का अगर है ममता डिबेट करिए। आपके सवाल का जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे। नहीं, बिल्कुल डिबेट करो, बिल्कुल मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आपके सवालों का मैं तो खाली, और जिस तरह से आप आपसे खाली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नो में जवाब दे, तो मैं समझता हूं कि आप भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की तरह है के जवाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों का जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी बातें को कहा और वापस मेरे 5 जवाब दे दो, अपना सीट में बैठे अपनी बातें को कहा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है प्रेस के लोगों का जवाब। आज तक 7 सालों में मैंने नहीं सुना। उसी तरह से आप भी चाह रहे हैं कि आप अपने सिर्फ मैं जवाब नहीं होता। जिसकी मुखालिफत ममता बनर्जी कर रही हैं और धरना उन्होंने 4 घंटे का दिया, वो किस लिए दिया, ये सवाल था आपसे। देखिए मेरी बात, एक सेकंड शुभेंदु साहब एक सेकंड, खालिद साहब, ममता बनर्जी को ये लोग जिस तरह से चारों तरफ से घेरना चाह रहे हैं, ममता बनर्जी को घेरना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। नहीं तो आप ये बताइए उन्होंने बयान दिया था या नहीं दिया था, वो मैं पूछ रही हूँ आपसे, और ये सवाल उनका भी है। देखिए बयानों का जो भंडार आज बंगाल में है, प्रधानमंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह और दिलीप घोष और राहुल जवाब जैसे लोग जिस तरह से बयानात दे रहे हैं, 4 के जगह में 8 मार दो। एक तरफ कहता है कि दिलीप घोष कि उनको और भी होना चाहिए, ऐसे लोगों को और भी मारा जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अमित शाह जी कहते हैं कि 2 समुदायों को पहचान कर ही कपड़ा से और पोशाक से पहचान लिया जाता है। ये सब शब्दों का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो कह रही है आप अपने मन से मन गलत बोल रहे हो। हर लोगों को इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ वोट दो ताकि बीजेपी को यहाँ से निकाला जाए। कहाँ गलत कर रही है? हर समुदाय के लोग को कर रही है, हर समुदाय के लोग को कर रही है, हर समुदाय के लिए। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। आपने उन्होंने मुसलमान, अगर हर समुदाय बोला होता तो इलेक्शन कमीशन ऐसी कार्रवाई क्यों करता? खालिद इबादुल्ला साहब,
आप मैडम सना, आप मैडम झूठ बोल रहे हो सना, यहाँ पे। मैं इन लोगों के तरह झूठा नहीं हूँ। नहीं भाई, और कैसे प्राइम इलेक्शन मिनिस्टर कमीशन ने की कार्रवाई तरह किस लफ्ज पर की, ये बताइए पहले। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई जो सीएम के खिलाफ की वो किस लफ्ज पर की? वो उसी ना कि एक खास तबके के लोग एकजुट हो जाएं। ये झूठ बोल रहे हैं, इनका तो पूरा खानदानी, ये इनके क्या बात खानदान करते क्या है? हैं भारतीय सर? जनता क्या पार्टी, बात कर रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी के खालिद ऊपर से साहब, लेके नीचे तक खालिद झूठ साहब, बोलकर ही राजनीति जमीन करते नहीं हैं। मिल रही है। और इनका आप झूठ बोलना, पूरे देश को इनका राजनीति हिंदू का एक मुस्लिम में रास्ता बांट है। लेकिन आप जो यहाँ कर रहे हैं वो क्या है खालिद साहब? आप जो अभी कह रहे हैं वो क्या है? फिर उसे झूठा ना कहा जाए? हमने कभी उसे भी- झूठा ना कभी कहा भी जाए, एक आप ये बताएं। समुदाय को दूसरे समुदाय आप से ऐसा कहकर राजनीति नहीं किया। खुद अपनी इमेज खराब कर ले रहे हैं भाजपा को, तो हमने आप कह रहे हैं कभी कि वो भी एक झूठे हैं। राजनीति से एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ा के राजनीति नहीं किया। हमने हर समुदाय को मिलाकर अरे जो राजनीति आज करने का की टॉपिक कोशिश है, की। टॉपिक हमने के ऊपर कभी बात भी करिए खालिद मंदिर साहब, मस्जिद का इधर उधर राजनीति मत नहीं जाइए। किया। हमने राजनीति किया है, मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगा, गिरजा भी होगा, गुरुद्वारा भी होगा। ये राजनीति हमारी तब है। ऐसा स्टेटमेंट बल्कि नहीं ये देना लोग की चाहिए था राजनीति आपको। है कि आपकी हम नेता सिर्फ को मंदिर ऐसा और स्टेटमेंट मस्जिद नहीं को देना बांट चाहिए कर था। राजनीति करें, ताकि हमारे लोग जो ये अपीजमेंट की राजनीति ये लोग चिल्लाते हैं, वो सबसे ज्यादा अगर अपीजमेंट की राजनीति कोई करता है आप तो वो प्रश्न का भारतीय जवाब जनता नहीं पार्टी दे रहे और हो। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके टीम के लोग करते हैं। मुझे जरा सा भी झिझक नहीं है। सना मैडम, आपको लगता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूं कि मैं किसी नहीं कर पार्टी रही है? को लेकर कुछ नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने किन अल्फाज को लेकर ममता बनर्जी पर बैन लगाया, राहुल सिन्हा पर बैन लगाया, दिलीप घोष को नोटिस जारी किया, उसको लेकर ही आपसे हम सवाल कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन को फिर मैं कह रहा हूं, जो भी काम कर रहे हैं निष्पक्ष होकर करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन निष्पक्ष होकर कर रहे हैं, सरकार ऐसा आप के ठीक नहीं दोगे? सरकार शुभेंदु के साहब। हाथ में नहीं है, और वो ना अमित शाह के देखो, मातहत है। शुभेंदु सना साहब, जी, दिलीप इनकी घोष को बातें नोटिस आप- दिया गया है और हाँ। राहुल सिन्हा पर 48 घंटे का बैन लगाया गया है। अभी इलेक्शन हाँ। कमीशन ने ही कार्रवाई की है। ये छोटे नेता हैं, बड़े नेताओं की तरफ से, और बीजेपी के सत्र हैं दिलीप घोष, वो इतना बड़ा बयान दे देते हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया। तो गलत क्या किया आपको है। नहीं मैं लगता कि आपके इलेक्शन चैनल के कमीशन माध्यम को से- उन पर भी बैन करना चाहिए? बिल्कुल बैन करना जब चाहिए। जब 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 तो- जब एक स्टेट की सीएम को बैन किया जा रहा है इलेक्शन में जाने से, तो क्या दिलीप उनको घोष भी क्यों वार्निंग बच रहे हैं? दी फिर उन्हें नोटिस ही सर, क्यों दिया गया? देखिए, क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? उनको भी वार्निंग दी गई और 48 घंटे के लिए सिन्हा जी उनको भी बोला गया कि आप नहीं जाओगे। हमारे इलेक्शन कमीशन वो देखकर ही कौन सी पार्टी है क्या बोल रहा धरना है। देने खालिद साहब, का एक वजह सेकंड। कर है। एक सेकंड खालिद साहब, मैडम, आपको रोकने धरना जाते ममता एक सेकंड बनर्जी खालिद के साहब, एक धरना सेकंड, के इनका वजह ऑडियो से थोड़ा आज डाउन कर लोग दीजिए। हाँ धरना शुभेंदु जी, खालिद साहब देखो, मेरी बात करना है सना जी, ये देखो एक भारत है जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, और किसी ने भी चुनाव के समय पे यदि गलती से भी कुछ बोल दिया है उसको माफी मांगनी चाहिए, और जो कि ममता जी ने नहीं मांगी। पहली बात, जानबूझ के मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी एक वक्त में ये कहते हैं कि एक मकाम पे खड़े होकर कि बटन दबाना तो शाहीन बाग में करंट पहुंचे, तो जब 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 नहीं, ये विचार कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या उम्मीदें रखी जाएं भाई? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। लोग कहते थे इलेक्शन कमीशन को उस समय पे भी एक्शन लेना चाहिए। गोली और मारो, अनुराग ठाकुर के केस में, और गद्दारों अनुराग ठाकुर के केस में वो उन्होंने लिया भी था, पर आज पार्टी ने क्या किया था? बंगाल में गोली पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। गद्दारों पार्टी ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। अमित शाह जी ने कोई इस तरीके के जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि जो देश के टुकड़े करने वाले लोग हो, जो देश को बंटवारा करने वाले लोग हैं, उसमें किसी धर्म के ऊपर नहीं कहा। जो पाकिस्तानी झंडे लेके वहां बैठे हैं उनको पता चले, और यही नहीं शाहीन बाग की बात नहीं करे, पाकिस्तान को भी पता चले तो लड़ाई कहां लड़ी पे है। कौन सी सरकार भारतीय है। जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहां थे 47 की आजादी की खालिद लड़ाई इबादुल्लाह में? साहब, आज तो धरना देखने को मिला ममता बनर्जी का। इतिहास पर हम आज लोग तो कभी 4 पढ़ेंगे। घंटे का ईसी के खिलाफ धरना देखने को मिला ममता बनर्जी का। क्या ममता बनर्जी साहब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगी? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन करेगी, उसके हमारे मुख्यमंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर जो काम करना होगा जरूर करेंगी। लेकिन यहाँ पे एक बात कह दूं सना, इसने कहा कि टुकड़े करने वाले और गद्दारों को, मैं उनसे पूछूंगा कि आप देश के वफादार हैं। अरे भाई, देश के वफादार तो 125 करोड़ की 65 करोड़ जनता है, जो जिस समय आजादी हो रही थी, देश की आजादी के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का इस तरह से गद्दारी था कि वो लोग ब्रिटिश का आप पढ़ के आओ, बने हुए थे। ये लोग देश की आप आजादी पढ़ के आइए खालिद साहब,
1925 में हेडगेवार जी जिन्होंने आरएसएस चालू किया कांग्रेसी नेता थे और नागपुर के अंदर कहते कांग्रेस के साथ खड़े थे। मालूम नहीं है कुछ आपको? आप पल के आए हो, जो आपको भरा गया है वही आपको मालूम है। हर जगह हर समय हर समय स्वतंत्रता की लड़ाई करने के लिए और बड़ी बड़ी बात तो है नहीं, खाली यहाँ से शर्म नहीं आती है कि ना देश की आजादी में आपका कोई पूरा योगदान है देश की आजादी में। आप बड़ी देश की आजादी में और देश की एकता में पूरी एक सेकेंड, आप दोनों ऐसे ही साथ में बोलेंगे, बहस का भी पता नहीं चलेगा। शुभेंदु साहब, कुछ और है ये लोग 100 बातों की एक बात ये कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पे सवालात इतने आखिर क्यों उठ रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं साबित करवा पा रही है कि नहीं हमारा कोई हाथ नहीं है इन तमाम चीजों में? बिल्कुल हाथ नहीं है। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये इनके कर्म हैं, ये इनके स्टेटमेंट्स हैं जो जिसके कारण इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर एक्शन ले रहा है। और हार का फ्रस्ट्रेशन है, जो ममता दीदी हार रही है जगह जगह, जो उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके कारण ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रही है। और जितना मैं खालिद इबादुल्लाह साहब, 4 मरहले गुजरे, उसमें टीएमसी को ये जानकार मानते हैं कि अच्छी खासी टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी देखी गई, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट और ऐसा जानकार मानते हैं। तो क्या ये लगता है कि कहीं ना कहीं टीएमसी को, ममता बनर्जी को ये लगने लगा है कि इस बार की लड़ाई हमारे लिए बहुत सख्त है, इसलिए हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा, जैसे आप लोगों ने खेला होबे का नारा ही दे दिया? अरे भाई, बीजेपी वाले और उसके साथी क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में ममता के। तो आपका तो ये हालात होगा कि आपने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 2 तारीख, फिर मैं आप चिल्ला रहे हैं, 2 तारीख को रिजल्ट निकल जाएगा। मैं आपको कहूंगा कि बंगाल के लोग तो भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे नेता है वो रह जाएंगे बंगाल में। आपको और भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र में सरकार में है, पूरे प्रधानमंत्री दफ्तर यहाँ पे लेके बैठी हुई है, वो दफ्तर को बोरिया बिस्तर बांध कर 2 तारीख को 10 बजे 11 बजे पता चल जाएगा, ये चला जाना होगा। तब तक दिल्ली का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का और हरियाणा का रवाना आपको हम लोग करवा देंगे अच्छे तरह से, फेयरवेल देके, फूल और गुलदस्ता देके आपको भिजवा देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ स्वागत है। ये मेरी जनता सुन रही है और देख रही है आपका स्टेटमेंट। अगर अवस्थी साहब अगर मुलाकात होगी मेरे टीवी के माध्यम से, तो आपको मैं भी गुलदस्ता सामने में पेश करूंगा 2 तारीख को। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कौन किसको गुलदस्ता देगा शुभेंदु शेखर साहब? मैं तो इनको आज ही गुलदस्ता दे देता, यदि ये सच बोल देते आज ही गुलदस्ता देता। इन्होंने गुलदस्ता लेने वाला कोई काम नहीं किया है। आपको मशीन में भरोसा है, इसलिए आप लेना चाह रहे हैं। खालिद साहब एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आज ये सच बोल देते, इसलिए गुलदस्ता मैंने देना चाह रहे हैं। आपने चैनल पे कहा कि लोगों ने गलती की, भाजपा के लोगों ने, मैंने सहज गलती स्वीकार करी और कहा इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, पर ये आज भी है उनकी ओर से बात नहीं सुन रहे हैं। मैं खाली इस चैनल के माध्यम से अंतिम लाइन ये कहना चाहता हूं कि भाई इस तरीके से धरना मत दीजिए। ड्रामा जो आप कर रहे हैं तो ड्रामा ही करते रहिए, उसको ड्रामा को धरने का नाम ना दें। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का। खालिद साहब, वक्त की कमी है और इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।